हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स जो है उसको फिनिश कर लिया था। तो हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन जो है उसको हमने कवर कर लिया था। ठीक, अब हम बात करेंगे जो एटम है हमारा, उस एटम का इवोल्यूशन कैसे हुआ। मतलब जो हमारा मॉडर्न एटम, जिस एटम की हम बात करते हैं कि उसमें एक सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उसके अराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, है ना, और उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। वो जो मॉडल है अभी का, वो किस तरीके से इवॉल्व हुआ है, उसके लिए क्या क्या पहले थियोरीज दी गई थी, क्या क्या हाइपोथेसिस बनाए गए थे, किस किस साइंटिस्ट ने बनाए गए थे, वो हम देखेंगे। तो एक्चुअल में हम यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ एटम जो है, मॉडल ऑफ एटम, उसकी हम बात करेंगे। सो एटम जो है उसके बारे में सबसे पहले तो हमने देखा ही था कि जॉन डाल्टन ने बोला था कि एटम जो है मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एटम। ठीक, तो उसमें से सबसे पहले जो डाल्टन ने बोला है कि डाल्टन ने बोला है, तो डाल्टन ने एक थ्योरी दी। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज डाल्टन्स थ्योरी। ठीक है, डाल्टन्स थ्योरी ऑफ एटम हम बोलेंगे। ठीक है, एंड दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, एंड लॉ ऑफ डेफिनाइट proportions, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये मोस्टली इन दो लॉज को अगर देखेंगे तो लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन बेसिकली ये है, इसी के पार्ट है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि कोई अगर आपके पास एटम है, मान लो एक्स आपके पास एटम है, ठीक है, और एक्स एटम के अगर दो टुकड़े हो गए, समझ लो, मान लो ए और बी में इसके क्या हो गए, दो टुकड़े हो गए। ठीक है, तो एक्स का जो भी मास होगा, मान लो एक्स का मास है 1, सो ए और बी जो इसके टुकड़े होने वाले हैं ये एक्स से ही बने हैं, तो इसका मास मान लो 0.5 होगा और इसका मास मान लो कितना होगा, 0.5 होगा। तो टोटल मास जो बनेगा टुकड़े होने के बाद भी वो उतना ही होगा जितना कि पहले था। दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बहुत सिंपल टर्म में बता रहा हूं। ठीक है, तो इसका मास अगर एक है, 1 ग्राम है ऐसे मान लो, तो ए और बी जो बनेंगे उन दोनों का टोटल मास कितना होगा, 1 ग्राम ही होगा। ऐसे कभी नहीं होगा कि 1 ग्राम से आपको 4 ग्राम ए और बी मिल गया, ऐसे नहीं होगा। तो मास जो होगा वो क्या होगा, कॉन्जर्व होगा, वैसे के वैसे ही रहेगा। अब लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है कि कोई भी, हम जो बोलते हैं कि कोई भी हमारे पास अगर कंपाउंड है, कंपाउंड मतलब जैसे मॉलिक्यूल है, जैसे कि मान लो हमारे पास मॉलिक्यूल है अमोनिया NH3, तो इस अमोनिया में जो प्रोपोर्शन है एटम का, जैसे कि इसमें नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। ठीक है, तो नाइट्रोजन कितना है, एक ही है, और हाइड्रोजन कितना है, 3 है। तो ये प्रोपोर्शन फिक्स होता है किसी भी कंपाउंड के लिए। जैसे अमोनिया में ये प्रोपोर्शन रहेगा 1:3। ठीक है, तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, तो डेफिनेट प्रोपोर्शन में क्या प्रेजेंट होते हैं, एटम प्रेजेंट होते हैं किसी भी कंपाउंड में, किसी भी सब्सटेंस में। अब किसी को भी ले लो, जैसे कि आप CO2 लोगे तो CO2 में आप बोलोगे कि कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा, प्रोपोर्शन होगा, वो कितना होगा, 1:2 होगा, 2 ऑक्सीजन होंगे, 1 कार्बन होगा। तो ये प्रोपोर्शन होगा। यही वो बात करता है दो लॉ, दैट इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो ये दो लॉ हमारे हमने देखे, इसी के बेसिस पे डाल्टन ने क्या दिया था, थ्योरी। और डाल्टन का ये कहना था कि अगर एटम ऐसा है, ठीक है, जिसके टुकड़े करेंगे तो भी मास कॉन्जर्व होता है, तो इसका मतलब एटम को एक डेफिनेट मास होगा, बराबर है कि नहीं, राइट। और वो स्मॉलेस्ट पार्ट होगा किसका, हमारे किसी भी मैटर। ठीक है, ओके, तो ये हमने यहाँ पे देख लिया, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब देखे आपने इसमें भी देखा होगा मोल कंसेप्ट, है कि नहीं, तो इसको मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करता, मूल कंसेप्ट में ये आता है। ठीक है, जस्ट बताने के लिए मैं बता दिया, इसको रिवाइज करने के लिए। डाल्टन थ्योरी, डाल्टन ने क्या बोला कि हर एक जो एलिमेंट होता है, डाल्टन की कुछ थ्योरी जो दी है उसके कुछ पॉइंट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। अकॉर्डिंग टू डाल्टन थ्योरी, ईच एलिमेंट, ईच एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट ले लो, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, बोरॉन, कुछ भी ले लो, ईच एलिमेंट इज कंपोज्ड ऑफ, each element is composed of extremely small particles, extremely small particles called atoms,
उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एटम्स। तो किसी भी एलिमेंट को आप ले लो तो वो जो एलिमेंट है वो एटम से बना होगा। इसलिए मैंने बोला कि किसी भी मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है वो क्या होता है, एटम होता है। तो कोई भी एलिमेंट ले लो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कंसीडर करें कि मेरे पास सोडियम एलिमेंट है, तो सोडियम एलिमेंट इज मेड अप ऑफ सोडियम एटम्स। तो किससे बना होगा, सोडियम एटम से बना होगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है डाल्टन्स थ्योरी का कि एटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट आर लाइक बट डिफर फ्रॉम एटम्स ऑफ द अदर एलिमेंट। ये कहता है कि एटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट आर सेम। आर क्या होता है, सेम, जिसको सेम बोलेंगे, लाइक बोलेंगे, सेम ही होते हैं। ठीक है। बट डिफर मतलब दूसरे से अलग होते हैं, डिफर फ्रॉम एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए बता देता हूं। जैसे मान लो सोडियम आपके पास एक एलिमेंट है, मैग्नीशियम आपके पास एक एलिमेंट है। तो सोडियम में एटम्स कौन से होंगे, सोडियम होगा। मैग्नीशियम में कौन सा एटम होगा, मैग्नीशियम एलिमेंट में मैग्नीशियम एटम होगा। समझ में आ रहा है, मैग्नीशियम के क्या होंगे, एटम। तो सोडियम जो एलिमेंट है ये बहुत सारे सोडियम एटम से बना होगा, है कि नहीं। मैग्नीशियम है, बहुत सारे मैग्नीशियम एटम से बना होगा। तो जितने भी मैग्नीशियम एटम, मान लो कि हमारे पास मैग्नीशियम एलिमेंट है, उसमें 100 मैग्नीशियम के एटम्स हैं, तो सारे के सारे मैग्नीशियम के एटम सेम ही होंगे। अगर हमारे पास सोडियम एलिमेंट है तो सोडियम के सारे जो भी एटम्स होंगे वो सब सेम होंगे। उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सब क्या होगा, सेम होगा। उसका साइज, शेप, हर एक चीज क्या होगा, सेम होगा। समझ में आ रहा है कि जैसे आप ऐसे समझ लो कि आपके पास एक जो अपना ये है राइस है, उसका एक बोरा है, और दूसरा आपके पास गेहूं का एक बोरा है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये मान लो राइस है, ये मान लो आपका गेहूं है, ऐसे करके। समझ में आ रहा है, वेट आपके पास है। तो राइस के सारे पार्टिकल तो एक जैसे ही होंगे ना। तो राइस का बोरा आप मान लो एलिमेंट है, उसके जितने भी पार्टिकल होंगे वो सारे सेम होंगे, वही एटम होंगे आपके। उसी तरीके से गेहूं है, गेहूं एक पूरा बोरा आपके पास, उसमें जो मैग्नीशियम के एटम्स होंगे वो सेम होंगे। समझ में आ रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि राइस के एटम और गेहूं के एटम सेम है क्या, तो आंसर होगा नो, दोनों अलग अलग होंगे। भाई राइस अलग होता है क्या, गेहूं गेहूं होता है। समझ में आ रहा है, यही बात करता है सेकंड पॉइंट कि एटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के एटम सारे के सारे क्या होंगे, सेम, लेकिन ये एटम इस एटम से अलग होंगे। ठीक है, ओके। ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या बोला था डाल्टन ने ये बोला कि एटम जो है, एटम हैज कैरेक्टरिस्टिक मास। एटम हैज कैरेक्टरिस्टिक मास but is structureless। बट इज स्ट्रक्चरलेस। इसका मतलब ये समझिए कि डाल्टन ने ये बोला कि भाई हाँ एटम तो होता है और एटम का एक पर्टिकुलर मास भी होता है, उसका कुछ वेट होता है, लेकिन उसको कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, वो स्ट्रक्चरलेस होता है, उसका कोई शेप में हमें दिखता नहीं। ये यहाँ पे इसका ड्रॉबैक था, इसलिए आगे चल के हमें देखना पड़ा नई थ्योरीज को। ठीक है, स्ट्रक्चर तो होता है किसी ना किसी एटम का। ठीक है, उसकी साइज अलग होती है, उसका वॉल्यूम अलग होता है, उसका रेडियस अलग होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन अलग होते हैं। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये इसमें ये प्रॉब्लम था, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि इसके डाल्टन के सारे थ्योरी के अजम्पशन बता रहे हैं, वो बता रहे हैं हम लोग। तो मेंशन करते हैं कि एटम अकॉर्डिंग टू डाल्टन, एटम हैज कैरेक्टरिस्टिक मास, उसका एक मास होता है और उसका वो जो है स्ट्रक्चरलेस होता है। ठीक है, फिर फोर्थ पॉइंट जो डाल्टन ने बोला वो बोला कि एटम जो है, these atoms are indestructible। इनडिस्ट्रक्टिबल, इनडिस्ट्रक्टिबल का मतलब क्या है, इनडिस्ट्रक्टिबल का मतलब है कि उसको हम तोड़ नहीं सकते। इनडिस्ट्रक्टिबल मतलब उसको हम खत्म नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड एज इनडिस्ट्रक्टिबल। फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब ये है कि एटम को ना ही हम क्रिएट कर सकते, नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ना ही हम एटम किसी एटम को क्रिएट कर सकते हैं, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस इनडिस्ट्रक्टिबल। मतलब अगर सोडियम एटम हमारे पास है तो वो सोडियम एटम है,
ना उसको हम क्रिएट कर सकते हैं, ना उस सोडियम एटम को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये किसने बोला है? डाल्टन थ्योरी। लेकिन आगे हम देखेंगे, और पहले भी न्यूट्रॉन के इसमें हमने देखा था कि एक एटम को, एक एलिमेंट को, उसके एटम को हम दूसरे एटम में कन्वर्ट कर सकते थे। हमने देखा था बेरिलियम हमने लिया था, बेरिलियम को हमने कार्बन में कन्वर्ट कर दिया था, तो हम एटम को क्रिएट कर रहे थे वहां पे। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसके ड्रॉबैक्स में आएगा वो, अभी बस पॉइंट आप याद रख लो इसके, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स थे इसके, और इसका ये 5th पॉइंट ये था डाल्टन थ्योरी का कि एलिमेंट जो होते हैं उसके जो एटम्स हैं, तो एटम्स ऑफ एलिमेंट टेक पार्ट in chemical reaction to form molecule, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो, है ना, हमने ले लिया सोडियम और ले लिया हमने ऑक्सीजन, 2 सोडियम ले लिए एटम, एक ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ले लिया, मतलब 2 ऑक्सीजन के एटम ले लिए, तो इससे हमें क्या मिल जाता है? Na2O2। समझ में रखना, दिस इज कॉल्ड एज सोडियम पेरोक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन इसका ये कहना है कि ये जो एटम्स है ये पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में ताकि हमें कोई मॉलिक्यूल मिल जाए। ये एक सोडियम पेरोक्साइड क्या हो गया? मॉलिक्यूल हो गया। ये इंडिविजुअल क्या है हमारे पास? एटम्स प्रेजेंट, ठीक है। तो इसका ये कहना है, क्लियर हो गया, ठीक है। जैसे कि मान लो एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं, जैसे मान लो आपने 2 हाइड्रोजन एटम ले लिए, ठीक है, एक ऑक्सीजन एटम ले लिया, ठीक है, और इससे क्या बन जाएगा आपको? इसलिए H2 बनेगा। तो ये H2O जो है वो क्या है? हमारा मॉलिक्यूल है। ये एटम्स है, ठीक है। एटम्स किसके? ये हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एलिमेंट से मिला हुआ, ये ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन एलिमेंट से मिला हुआ। समझ में आ रहा है क्या? सो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हो गया, मॉलिक्यूल बन गया। वही कौन बता रहा है? डाल्टन बता रहा है, ठीक है। तो ये डाल्टन के कुछ क्या थे, अपने अपने थियोरेटिकल अजम्पशंस थे, वो बताया उसने कि एटम जो होता है, एटम के बारे में जो भी उसको इंफॉर्मेशन लगा कि एटम के बारे में ये हो सकता है, तो उसने वो बता दिया इन 5 पॉइंट्स, ठीक है। इसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, है ना, जो हमने देखा कि स्ट्रक्चरलेस होता है ना, इनडिस्ट्रक्टिबल का एक हमने कैरेक्टरिस्टिक देखा। उसने शेप के बारे में कुछ बात नहीं करा, उसका वॉल्यूम क्या होगा उसके बारे में कुछ बात नहीं करा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ उसमें बात ही नहीं करी। उसने बोला कि एटम ही सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, उसने ये नहीं बोला कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं एटम में, उसके बारे में कुछ डिस्कशन नहीं किया। तो फिर जो एटम का पूरा स्ट्रक्चर है कि एटम कैसे होगा, कैसे दिखेगा, उसके बारे में नया इवोल्यूशन हुआ, नया डिस्कवरी स्टार्ट हो गया कि भाई एग्जैक्टली एटम कैसे होगा, ठीक है। नहीं, ये तो बस एटम के बारे में फीचर्स उसने बता दिया डाल्टन ने, लेकिन एटम के अंदर क्या क्या है चीजें वो नहीं बताया। वो आगे चल के फिर डिस्कवर हो गया। तो फिर नेक्स्ट जो थ्योरी दी गई एटम के लिए, दैट थ्योरी इज थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम, थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन ने एक अपना सोचा कि भाई एटम जो है वो ऐसे होगा, अंदर से ऐसे दिखेगा हम लोग अंदर से, ठीक है। बाकी एटम के बारे में तो कैरेक्टरिस्टिक डाल्टन ने बताई दी कि ये एटम इसमें पार्टिसिपेट करता है, वो होता है, ये होता है, समझ में आ रहा है। लेकिन एटम के अंदर क्या क्या हो सकता है उसके बारे में सबसे पहले बताया किसने? थॉमसन। थॉमसन क्या बोला, एटम में जो हमारा एटम होता है, किसी भी एलिमेंट का एटम, दिस एटम इज नथिंग बट अ स्फेरिकल स्फीयर। एक क्या होता है? स्फेरिकल, जो हमारा एक तरीके से शेप होता है एटम का, स्फीयर होता है, ठीक है, यूनिफॉर्म होता है, आड़ा टेढ़ा। एक मान लो सर्कुलर क्या हमारे पास ये शेप का एटम है, मतलब स्फीयर है, ये होता है एटम, एटम का शेप, ऐसे उसका कहना था, ठीक। तो थॉमसन प्रपोज दैट एन एटम कंसिस्ट ऑफ यूनिफॉर्म स्फीयर। यूनिफॉर्म क्या है? स्फीयर, ठीक है। और ये यूनिफॉर्म स्फीयर में सब जगह पे उसका कहना था कि पॉजिटिव चार्ज भरे हैं अंदर में। क्या भरे? पॉजिटिव चार्ज। तो मैं इसको ऐसे जो है पॉजिटिव चार्ज को मैं यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि मान लो ये पूरा जो भरा हुआ है, हर जगह से रेड है मान लो इसको, ठीक है। तो ये पूरा जो भरा हुआ है, ठीक है, वो क्या है? रेड वाला जो मार्क कर रहा हूँ मैं, पूरा भरा हुआ है, फिल अप है, ये पॉजिटिवली चार्ज है। ये किससे भरा हुआ है? पॉजिटिव चार्ज से भरा हुआ है। ऐसा कौन कह रहा था?
थॉमसन ने बोला कि एक एटम जो होता है, एटम एक स्फीयर होता है, यूनिफॉर्म स्फीयर, और उसके अंदर में सारे जगह पे यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, भरा है। ये रेड मतलब क्या है, रेड मतलब यहाँ पे लो पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या होगा, प्रोटॉन। वो बोल रहा था कि प्रोटॉन जो है वो यूनिफॉर्मली ऐसे अंदर प्रेजेंट है, क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी तो हो गया था, ठीक है। फिर अरेंजमेंट कैसा है उसका, उसके बारे में होने लगा। वो तो हमने फंडामेंटल पार्टिकल की डिस्कवरी देख ली, अब वो कैसे अरेंज है किसी एटम में वो बता रहे थे। तो थॉमसन ने बोला कि भाई देखो, प्रोटॉन जो होता है ना पॉजिटिव चार्ज वाला, वो यूनिफॉर्मली एक स्फीयर में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और फिर इलेक्ट्रॉन का क्या, समझ में आ रहा है? तो इलेक्ट्रॉन के बारे में उसने ये बोला कि इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं ऐसे, यूनिफॉर्मली ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, मोर और लेस यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं ऐसे थ्रू आउट द स्फीयर ऐसे। तो ये पॉजिटिव चार्ज वाला रेड है, पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड, और उसके अंदर में इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली। समझ में आ रहा है? ऐसा मॉडल दिया किसने, थॉमसन। अब आप इसको देखो, इसको कैसे दिख रहा है, आपको ऐसे नहीं लग रहा कि ये मॉडल आपको एक आपके पास क्या बोलेंगे हम इसको, वाटरमेलन है, और वाटरमेलन के अंदर के जो बीज है वो आपके इलेक्ट्रॉन्स है, ये वाले जो ब्लैक कलर के दिख रहे हैं, ऐसे लग रहा है ना। इसीलिए इस जो मॉडल है, इस मॉडल को वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। इस मॉडल को क्या बोलते हैं, वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है। इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। अगर आपने पुडिंग देखा होगा तो उसके अंदर भी वैसे ही होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं अलग कलर के, वो इसके अंदर भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो प्लम पुडिंग मॉडल मॉडल भी इसको बोलते हैं, ठीक है। इसको तीसरा नाम भी है, आपको याद रखना है, ठीक है, दैट इज रेजिन पुडिंग मॉडल। पुडिंग मॉडल, तो अल्टरनेट नाम याद रखो, वाटरमेलन मॉडल बोलते हैं, प्लम पुडिंग बोलते हैं, या फिर रेजिन पुडिंग मॉडल भी इसको बोलते हैं। इसके अलग अलग क्या है नाम, ठीक। ओके, तो ये हमारे पास ये दे दिया क्या, एक तरीके से बता दिया कि एटम जो है, एटम का शेप क्या होता है, एटम के अंदर में प्रोटॉन कैसे होगा, एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन कैसे प्रेजेंट है, उसके बारे में वो आइडिया दे रहा है कौन, थॉमसन। थॉमसन ने प्रपोज किया कि एटम कंसिस्ट ऑफ यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड मोर और लेस यूनिफॉर्मली। इलेक्ट्रॉन जो है, जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड मोर और लेस यूनिफॉर्मली, वो बोला, ठीक है। और उसके अलग अलग नाम है, लेकिन इसके ड्रॉबैक्स क्या है। ये मॉडल जो था, ये मॉडल सक्सेसफुल नहीं हो पाया, इसके कुछ ड्रॉबैक्स निकले। जो बोला कि एटम ऐसे दिखता है, हमें भी पता है एटम ऐसे नहीं होता, ठीक है, वो तो बाद में पता चला, लेकिन पहले इसके ड्रॉबैक के निकल के आए। ड्रॉबैक ये था सबसे पहले इसका, कि इसने ये बोला कि मास ऑफ एटम इज कंसिडर्ड टू बी इवनली स्प्रेड। इसका ये कहना था कि मास ऑफ एटम is evenly spread over that atom। तो इसका ये कहना था कि मास ऑफ एटम, जो एटम का जो मास है वो इवनली स्प्रेड है ओवर दैट एटम। मतलब इसका ये कहना था, देखो प्रोटॉन भी है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द स्फीयर, इलेक्ट्रॉन भी है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द स्फीयर। मतलब अगर मान लो मैं यहाँ से एक छोटा सा टुकड़ा उठा देता, ये ऐसा तोड़ दिया, मतलब मान लो जैसे वाटरमेलन को मैंने थोड़ा सा पोर्शन इसका ले लिया, तो यहाँ पे मुझे, अगर मैं इसके छोटे छोटे सेम टुकड़े कर देता, तो ये एक टुकड़ा कर दिया मैंने सेम साइज का, मैंने यहाँ से एक टुकड़ा कर दिया सेम साइज का, मैंने यहाँ से एक टुकड़ा कर दिया, तो यहाँ से ये अलग निकाला फर्स्ट पोर्शन सेम साइज का, दूसरा ये सेम साइज का, दूसरा निकाला सेम साइज का, तीसरा मैंने निकाला। तो ऐसा होना चाहिए कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, तो मुझे फर्स्ट पोर्शन में भी सेम वेट मिलना चाहिए, सेकंड में भी सेम वेट मिलना चाहिए, और थर्ड का भी वेट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो तीनों का मास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्योंकि मैंने सेम साइज का कट किया है, सेम साइज के टुकड़े निकाले हैं इसके। लेकिन ऐसा नहीं पाया गया, देखा गया कि जो एटम का जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, कहीं पे ज्यादा होता है, कहीं पे कम होता है। तो इसका मतलब इसका ये ड्रॉबैक हुआ, इसने ये बोला कि मास जो है हर जगह पे सेम होता है, ऐसा नहीं होता।
ठीक है, दैट इज द मेन ड्रॉबैक ऑफ दिस थॉमसन मॉडल। दूसरा उसने ड्रॉबैक ये है कि ये स्टैटिक मॉडल है, इट इज अ स्टैटिक मॉडल, इट इज अ स्टैटिक मॉडल। एक ही जगह पे, मतलब न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक जगह पे है, प्रोटॉन एक जगह पे, कोई नहीं घूम रहा। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट में घूमते हैं, बराबर है कि नॉर्मल मॉडल जो हमारा होता है क्या होता है, एटम ऐसा होता है जिसमें अंदर में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं और ये ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते रहता है, ये हमारा क्या होता है, मॉडर्न हमारा एटम होता है। लेकिन इसमें ये क्या बोला कि एटम एक ही जगह पे है, एटम भी एक जगह पे, उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन भी एक ही जगह पे, प्रोटॉन भी एक ही जगह पे, कोई घूम नहीं रहा। ठीक है, तो ये स्टैटिक मॉडल है। ठीक है, so it is a static model and does not represent or reflect movement of electrons, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ये रिप्रेजेंट नहीं करता। ठीक, उसके बाद थर्ड जो ड्रॉबैक ये है इसका, ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं करता, इट डज नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। एटम स्टेबल कैसा है, क्योंकि हमें पता है हर एक एटम जो होता है स्टेबल होता है, उस एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं करता, क्यों ये क्यों स्टेबल है। यहाँ पे तो देखो उसने बोल दिया कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक ही जगह पे है, तो भाई एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे पॉजिटिव नेगेटिव और न्यूट्रल बन जाएगा हमारा, समझ में आ रहा है। ठीक है, सो उसके बारे में, स्टेबिलिटी के बारे में ये कुछ भी बात नहीं करता कि इस वजह से ये स्टेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, बस उसने बोल दिया कि ऐसे ऐसे अरेंजमेंट है, तो इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी, एटम स्टेबल क्यों है। उसने एटलीस्ट ये बोल दिया होता कि देखो यहाँ पे अंदर में पॉजिटिव चार्ज है, ये बाहर में नेगेटिव, मतलब उसी के अंदर में डिस्ट्रीब्यूटेड नेगेटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो न्यूट्रल बन जाएगा। और कोई भी जो एटम होता है या फिर कोई भी सब्सटेंस अगर न्यूट्रल है तो वो स्टेबल होता है। ऐसे भी उसने नहीं बोला, कुछ भी बात नहीं करी, तो स्टेबिलिटी के बारे में कुछ भी बात उसने नहीं करी। ठीक, उसके बाद ये जो है हमारा थॉमसन मॉडल, ठीक है, थॉमसन मॉडल डज नॉट एक्सप्लेन रुदरफोर्ड रुदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रुदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है जो आगे हम नेक्स्ट करने वाले हैं इसके बाद, उसको भी ये थॉमसन मॉडल जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता, क्योंकि रुदरफोर्ड ने कुछ अलग ही ऑब्जर्व कर लिया अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट करके। इसने कोई, देखो थॉमसन मॉडल जो है ये कोई एक्सपेरिमेंट के थ्रू नहीं बोला उसने, ये अपना उसकी माइंड खुद की माइंड की क्या थी, सोच थी कि भाई एटम ऐसे हो सकता है, कोई एक्सपेरिमेंट करे नहीं किया। तो साइंस में तो हमेशा ऑब्वियस है कि एक्सपेरिमेंट जरूरी है, एक्सपेरिमेंट होगा, एक्सपेरिमेंट से जो ऑब्जर्वेशन आएंगे उसके बेसिस पे ही हम कुछ अजम्पशन बनाते हैं, कुछ थ्योरी बनाते हैं कि भाई एटम ऐसे ऐसे होगा। ये उसने कुछ कहा नहीं, बोल दिया कि भाई ऐसे ऐसे होगा, अज्यूम कर लिया कि भाई वाटरमेलन जैसे होता है, बस खत्म। ठीक है ना, लेकिन रुदरफोर्ड ने एक्चुअल एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड करके। ठीक है, और उसके ऑब्जर्वेशन जो है इसके ऑब्जर्वेशन से मैच नहीं करते। सो ये जो थॉमसन मॉडल है वो रुदरफोर्ड का जो प्रैक्टिकल रुदरफोर्ड ने किया उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता, इसका मतलब ये मॉडल फेल है। समझ में आ रहा है क्या? ठीक, तो अभी जो है थर्ड मॉडल, क्योंकि ये मॉडल फेल हो गया, डाल्टन का भी देखा उसमें ड्रॉबैक थे कि उसने अंदर वाले पार्टिकल के बारे में कुछ नहीं बोला। थॉमसन मॉडल आया, उसने अंदर वाले पार्टिकल के बारे में बोला, लेकिन उसका कुछ अलग ही उसने लॉजिक दे दिया कि भाई ऐसे वाटरमेलन जैसे होता है। समझ में आ रहा है, ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था बहुत सारी चीजों को। फिर थर्ड मॉडल आया, ठीक है, एंड दैट थर्ड मॉडल इज एक्चुअली बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाय रुदरफोर्ड। रुदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया और उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उसने बोला कि एक्चुअली में एटम कैसे दिखता है। ठीक है, उसके भी कुछ ड्रॉबैक होंगे वो देखेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द अप्रोक्सीमेटली 70-80% उसने सही सही बता दिया कि एटम ऐसे हो सकता है। ठीक, तो अभी हम देखने वाले हैं रुदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। अभी हम देखेंगे रुदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। रुदरफोर्ड्स
न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। एटम के बारे में एक मॉडल दे दिया उसने। मोस्टली न्यूक्लियस में एग्जैक्टली क्या होता है, न्यूक्लियस कहाँ पर प्रेजेंट होता है, उसके बारे में बात करी। तो उसको नाम दे दिया हमने रुदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है रुदरफोर्ड? ठीक है, अब ये जो एटम का उसने मॉडल दिया कि एटम ऐसे हो सकता है, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे, प्रोटॉन यहाँ पे होंगे, न्यूट्रॉन यहाँ पे होंगे, वो जो मॉडल दिया है वो एक एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है। ठीक है, और वो एक्सपेरिमेंट उसने कैरी आउट किया। ठीक है, कैसे किया वो देखो। क्या किया उसने, एक रेडियो एक्टिव मटेरियल लिया, एक रेडियो एक्टिव क्या लिया, मटेरियल ले लिया। ठीक है, अब ये मान लो ये रेडियो एक्टिव क्या है, मटेरियल है, दिस इज रेडियो एक्टिव मटेरियल। अब रेडियो एक्टिव मटेरियल का मतलब समझिए, क्योंकि उस दिन आप लोग बहुत बता रहे थे कि सर वो बेरिलियम कैसे चेंज हो गया इसमें कार्बन में, है ना, न्यूट्रॉन एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था जो चैडविक ने कैरी आउट किया। ठीक है, रेडियो एक्टिव मटेरियल वो मटेरियल होता है जिसमें से कुछ पार्टिकल बाहर निकलते हैं, जैसे कि अल्फा बीटा गामा रेडिएशन उसमें से बाहर निकलते हैं, उनको हम पार्टिकल्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे मटेरियल जैसे आपने सुना होगा यूरेनियम रेडियो एक्टिव होता है। अब जैसे कि एटम बम होता है ना हमारा, ठीक है, एटम बम जो हमने देखा था हिरोशिमा नागासाकी, वो क्या था एग्जैक्टली, यूरेनियम था उसमें। यूरेनियम का जब उसमें न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट होता है, ठीक है, तो उसमें से बहुत सारे रेडिएशन निकलते हैं, घातक रेडिएशन, हार्मफुल रेडिएशन। ठीक है ना, तो वो रेडिएशन निकलना जिस मटेरियल से निकलते हैं उसको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव मटेरियल। ठीक है, यूरेनियम इज अ रेडियो एक्टिव मटेरियल, बेरियम जो हमारे पास फ्रांसियम है, सेजियम है, रेडियम है, वो सारे के सारे क्या है, रेडियो एक्टिव मटेरियल है। ठीक है कि नहीं? हाँ, तो उसने क्या किया, एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है। रेडियो एक्टिव मटेरियल मतलब वो मटेरियल जिसमें से अल्फा बीटा गामा पार्टिकल निकलते, ठीक, बाहर निकलते, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल बाहर निकलते। तो इसने एक रेडियो एक्टिव मटेरियल लिया, ऐसा मटेरियल लिया जो अल्फा पार्टिकल को बाहर निकालता है। तो इसलिए इसने जो मटेरियल यूज किया वो यूज किया यहाँ पे रेडियम। मैंने कहा था आर इज अ रेडियम जो है नोटेशन है, सिंबल है एलिमेंट का, रेडियम, ये ले लिया उसने रेडियम। ठीक है, ये रेडियम है, रेडियम का ब्लॉक है। ठीक है, अब ये रेडियम क्या करता है, अलग अलग डायरेक्शन में ऐसे अल्फा पार्टिकल को बाहर निकालता है, अल्फा पार्टिकल को बाहर निकालता है। मतलब एक्चुअल में ये रेडियम खुद अपना डिग्रेडेशन करवाता है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल निकलता है बाहर, इसका मतलब क्या होगा, उसमें से 2 प्रोटॉन कम होने वाले हर एक जब अल्फा निकलेगा। देखो अल्फा पार्टिकल मतलब क्या होता है, हेलियम होता है, 2 4 इसका क्या होता है एलिमेंट का, ये उसका एटॉमिक नंबर, ये हो गया उसका मास। ठीक है, और अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होता है, +2। सो दिस इज अल्फा पार्टिकल, हेलियम +2 इज कॉल्ड एज अल्फा पार्टिकल। जब एक अल्फा पार्टिकल रेडियम से निकलेगा एटम से, सो उसमें से 2 प्रोटॉन कम होंगे। ठीक है, निकल गया मतलब 2 प्रोटॉन कैसे क्या हो, जैसे मान लो यहाँ पे ये रेडियम है, ठीक है, रेडियम के पास मान लो ऐसे कि 100 प्रोटॉन है, और इसने क्या किया, एक अल्फा पार्टिकल बाहर निकाल दिया। तो इसका मतलब क्या है, अल्फा पार्टिकल निकाला मतलब, अल्फा पार्टिकल मतलब क्या है, He2 4 है, मतलब 2 प्रोटॉन है इसमें, तो 2 प्रोटॉन ये बाहर निकलेगा ना, 2 प्रोटॉन बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे बचेगा कितना, 98 प्रोटॉन। समझ में आ रहा है कि अज्यूम कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे 98 ही प्रोटॉन बचा ना। इसका मतलब रेडियम का क्या हो रहा है, ये रेडियम का क्या हो रहा है, डिग्रेडेशन, कम हो रहा है ना, ये 100 से 98, फिर और अल्फा निकलेगा तो और कम होगा, और अल्फा निकलेगा तो और कम होगा, तो डिग्रेडेशन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज रेडियो एक्टिव डिके। इस प्रोसेस को अल्फा पार्टिकल जब बाहर निकलेगा तो इसका जो एटॉमिक नंबर कम हो रहा है, मास भी कम हो रहा है, समझ में आ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव डिके। रेडियो एक्टिव डीके, डीके मतलब डिग्रेडेशन, डीके मतलब टूटना। ठीक है, ओके, तो ये है यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ से अल्फा पार्टिकल अलग अलग डायरेक्शन में निकल रहे हैं। सामने फिर क्या कर दिया उसने, इस रेडियो एक्टिव मटेरियल, क्योंकि रेडियो एक्टिव है तो इसको एक बॉक्स में भर दिया, जैसे मान लो ये बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स है, और इस बॉक्स को बस सामने से फ्रंट साइड में यहाँ पे छोटी सी गैप है, और ये बॉक्स बना है लीड का।
क्योंकि लेड जो है ये अल्फा पार्टिकल के बाहर निकलने को क्या करता है, प्रिवेंट करता है, जाने नहीं देता। ठीक है, इस थोड़ा सा गैप रखा, तो सारे पार्टिकल जो अल्फा रेडिएशन इधर उधर निकलेंगे पार्टिकल, वो कहीं नहीं जाने वाले, इसी के अंदर रहेंगे, सिर्फ निकलेंगे कहाँ से, यहाँ से, यहीं पे जगह है, तो यहाँ से ये अल्फा पार्टिकल ऐसे बाहर निकलेगा। ठीक है, तो अल्फा रे जो है, अल्फा पार्टिकल जो है वो यहाँ से ऐसे निकला, फिर ये ऐसे सामने स्ट्रेट लाइन में जाएगा, क्योंकि एक ही जगह से निकल रहा है, बाकी कैसे निकल, इधर उधर तो जाएगा नहीं, स्ट्रेट ही जाएगा। ठीक है, स्ट्रेट गया, फिर हमने क्या करा, यहाँ पे एक चेंबर रखा, सर्कुलर चेंबर। ठीक, ऐसे सर्कुलर क्या रखा हमने, एक ऐसे हमने सर्कुलर चेंबर रखा। ठीक है, और इस सर्कुलर चेंबर में हमने यहाँ पे एक मेटल का फॉइल रखा, दिस इज मेटल फॉइल, थिन मेटल फॉइल होगा ये, दिस इज वेरी थिन मेटल फॉइल, थिन मेटल फॉइल। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये थिन मेटल फॉइल से ये अल्फा पार्टिकल आया, उसने ऑब्जर्वेशन किया, ये उसने सेटअप करवाया था, और ये जो सर्कुलर शेप का उसने ये लिया है, क्या बोलते हैं उसको, स्क्रीन लिया है, ऐसे मान लो उसको, सर्कुलर शेप का उसने क्या लिया है, स्क्रीन लिया हुआ है, ये यहाँ पे। ठीक है, और इस सर्कुलर शेप के स्क्रीन को उसने अंदर से कोटिंग करवा दिया है, ये इसको कोट करवा दिया है अंदर से, ऐसे कोटिंग लगा दिया है। ये कोटिंग किसका है, जिंक सल्फाइड का, ZnS, ये हमने देखा है ZnS पहले भी, और हमने देखा कि इस पे जब अल्फा पार्टिकल का इम्पैक्ट होता है किसी पार्टिकल का, तो ये फ्लैश देता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये पार्टिकल अल्फा यहाँ पे आया, फिर उसने ये देखा कि यहाँ से जो अल्फा रेज आ रहे थे, ठीक है ना, ये आने के बाद कुछ रे जो है वो स्ट्रेटली पास हो गए ऐसे सामने, कुछ रेज ऐसे थोड़े से डिफ्लेक्ट हो गए इधर, ऐसे इधर चले गए, इधर चले गए, कुछ रेज जो है वो वापस चले गए ऐसे आके टकरा के यहाँ से। ये उसने ऑब्जर्वेशन देखा कि कुछ रेज सीधा निकल गए, कुछ रेज थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गए, थोड़ा सा एंगल से सीधा ना जाके थोड़ा सा इधर चला गया, इधर चला गया, कुछ रेज जो है वो जहां से आए थे जिस डायरेक्शन में वो पीछे चले गए ऐसे। समझ में आ रहा है, ये उसका एक्सपेरिमेंट था और ये उसने ऑब्जर्व किया। अब यहाँ पे रे आया कि नहीं ये पता कैसे किया उसने, तो उसने देखा जहां पे भी फ्लैश हो रहा है, जैसे मान लो ये रे यहाँ से पास हो गया, यहाँ से टकराएगा, तो यहाँ फ्लैश मिलेगा, फ्लैश चमकेगा, ये स्क्रीन है ना, ये फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है, फ्लोरोसेंट मटेरियल है ना, फ्लोरोसेंट मटेरियल है, तो ये क्या होगा, चमकेगा। ठीक, तो जहां जहां चमकेगा इसका मतलब वहां पे ये अल्फा रे आ चुका है, यहाँ चमकेगा, यहाँ चमकेगा, समझ में आ रहा है, तो ये अल्फा रे वहां पे आ चुका है, ऐसे पता चलेगा। ठीक है, तो ये उसने पूरा का पूरा क्या किया था, एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया गया। तो ये जो है, दिस इज सर्कुलर फ्लोरेसेंट स्क्रीन, जो सर्कुलर दिख रहा है आपको, सर्कुलर फ्लोरेसेंट स्क्रीन है, जिसको जिंक सल्फाइड से क्या किया है, कोट किया है। ये थिन मेटल फॉइल है, ये फॉइल जो है उसने लिया था गोल्ड का। अब बाद में उसने दूसरे मेटल भी लिए, जैसे कि सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर, उस पर भी उसने एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं रुदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, ऐसे बोलते हैं। ये थोड़ा सा थिन फॉइल था और इसकी साइज बहुत कम होती है, माइक्रोमीटर, इसमें माइक्रोमीटर में बहुत कम छोटी साइज होती है। ठीक है, तो लगभग 100 माइक्रोमीटर या 40 माइक्रोमीटर वाला उसने क्या लिया है, थिन फॉइल लिया है। ठीक, ओके, ये जो यहाँ से छोटा सा ओपनिंग आपको दिख रहा है, इसको इसको बोलते हैं स्लिट। छोटे से ओपनिंग को कभी भी क्या बोलते हैं, स्लिट। तो छोटे से स्लिट से ये रे बाहर निकल रहा था, ये रेडियोएक्टिव मटेरियल हमने देखा, अल्फा रे है ये जो पास हो रहा है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट कैरी आउट करने के बाद उसने कुछ ऑब्जर्वेशंस देखे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा था। एक्सरे जाने के बाद जब थिन मेटल फॉइल पे उसका इम्पैक्ट हो गया यहाँ पे ऐसे, तो इम्पैक्ट होने के बाद उसने ये जो ऑब्जर्वेशन दिए कि कुछ इधर जा रहे, कुछ जा रहे इधर, कुछ बैक जा रहे, उसको उसने देखा कि भाई एग्जैक्टली ये कितना स्ट्रेट जा रहा है, कितना डिफ्लेक्ट हो गया, कितना अमाउंट में, और कितने अमाउंट में ये रिवर्स चला गया। वो उसने कुछ ऑब्जर्वेशन देखे। तो ऑब्जर्वेशन क्या है वो देखो। तो रुदरफोर्ड के ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशंस ऑफ रुदरफोर्ड,
ऑब्जर्वेशंस ऑफ रुदरफोर्ड। फर्स्ट उसने ऑब्जर्वेशन ये दिया कि लगभग 99.9% अल्फा पार्टिकल मतलब अल्फा रेज जो है स्ट्रेट जा रहे हैं, वेंट स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट। ये स्ट्रेट जो गए ना, ये यहाँ से ये स्ट्रेट, ये 99.9% थे। मतलब 100, अगर यहाँ से 100 पार्टिकल अगर आ रहे हैं तो उसमें से 99.9% पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट ही गए, मतलब थ्रू पास हो गए, गोल्ड फॉइल के थ्रू पेनिट्रेट कर गए। ठीक है। दूसरा उसने ऑब्जर्वेशन ये दिया यहाँ पे कि कुछ पार्टिकल जो है वो डिफ्लेक्ट हो गया। सम पार्टिकल्स गेट डिफ्लेक्टेड, सम पार्टिकल्स गेट डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल, स्मॉल एंगल। मतलब ये इसकी बात कर रहा है, ये जो पार्टिकल यहाँ पे डिफ्लेक्ट है, थोड़े से एंगल से क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए। थर्ड ऑब्जर्वेशन उसने क्या किया कि वेरी फ्यू, वेरी वेरी फ्यू particles, very few particles get reflected back, reflected back। मतलब ये वाला कुछ पार्टिकल, बहुत ही कम पार्टिकल है जो वापस आए, मतलब कुछ ऐसे थोड़े से 90 डिग्री एंगल से आ गए, कुछ पार्टिकल सीधा ऐसे वापस भी चले गए 180 डिग्री से। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये उसके क्या थे, ऑब्जर्वेशंस थे कि 99.9% पार्टिकल स्ट्रेट चले गए, कुछ पार्टिकल जो थे सब पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो गए, और कुछ पार्टिकल, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ पार्टिकल क्या हो गए, बैक ऐसे चले गए, रिफ्लेक्ट हो गए। ये इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन, और यहाँ से पास हो गए जो इधर चले गए उसको बोलते हैं डिफ्लेक्शन। दोनों में अंतर है। तो दिस इज रिफ्लेक्टेड। ठीक है। दीज आर ऑल द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द रुदरफोर्ड।